पहले आपको मिले। मैं आगाज कर देता हूं आज के इस शानदार सेशन का। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको कौन सा इसमें सटीक नजर आ रहा है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब अपन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की बात करते हैं, देखो ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, इसका साधारण नाम जिप्सम होता है, ठीक है ना। अब इस जिप्सम को अपन को क्या करना है, 393 से लेकर के 403 केल्विन ताप तक गर्म करना है, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या होगा, इसमें से जल के कुछ अणु बाहर निकल जाएंगे और यहां पर अपने पास में जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और डेढ़ जल का अणु इसमें से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, इसी को किसके नाम से जानते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एक बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और एक शानदार एमसीक्यूज का विजिट करते हैं। देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अगला बेहतरीन क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को किसके नाम से जानते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा करके शेयर करेंगे ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। आ गया एग्जाम की दृष्टि से एक और शानदार रसगुल्ला। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो क्या लिखा गया, Na2O लिखा गया है, CO2 लिखा गया, Al2O3 लिखा गया, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 लिखा गया। ये ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। साथियों याद रखिएगा, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों के अंदर देखो, इनकी प्रकृति जो होती है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। मैं कहता हूं कि लगा लीजिएगा स्टार और 2026 लगा करके इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंटेंट वो होगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और एग्जाम में छपने वाला है। तो छपने वाले कंटेंट के साथ में आप यदि पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से शानदार होगी और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है। क्या लिखा गया है, कास्टिक सोडा लिखा है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, बुझा हुआ चूना होता है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि आपने टॉपिक को पढ़ा है, तो डेफिनेटली इसका आप आंसर देने की कोशिश करना। देखो, कास्टिक सोडा इसका नाम होता है। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, आप इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ये बात पक्का याद रखना, ठीक है। और इसकी यदि मैं पीएच की बात करूं तो देखो, इसकी पीएच का मान होता है 14, इसलिए ये एक प्रकार का प्रबल क्षारक होता है। तो यहां पर देखो, आप दो तीन क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। एक तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, जी हाँ, इसकी पीएच का मान कितना होता है, 14 होता है। और ये कैसा क्षारक होता है, तो प्रबल क्षारक होता है। चलते हैं अगले प्यारे क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। कच्चा चूना होगा, बुझा हुआ चूना होगा, कास्टिक सोडा होगा, जिप्सम होगा। देखो, कास्टिक सोडा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी देखो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कास्टिक सोडा किसका नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है। अब देखो साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब काम की बात देखो, यदि आपको बिना बुझा हुआ चूना पूछ ले तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को तो कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, ये दो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्यारे क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो साथियों, क्या कहता है, अम्ल और धातु की यदि अभिक्रिया करवा दी जाए तो कौन सी गैस निकलती है। इतना इंपॉर्टेंट जिसकी कोई हद नहीं है। देखिएगा, एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऊपर
यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऊपर क्या करता हूं, सोडियम की अभिक्रिया करवा देता हूं। तो देखो साथियों क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सर ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, तो आप इसको संतुलित भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो लगा दो, अब हाइड्रोजन के दो, देखो यहाँ पर भी दो है। क्लोरीन का देखो यहाँ पर दो हो गए, लेकिन यहाँ पर एक है तो इसके पहले लगाओ दो। अब सोडियम के दो हो गए तो एक दो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जब अम्लों की क्रिया धातु के साथ होती है तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, सी ऑप्शन के साथ में आपको जानना होगा। मैं कहता हूं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात का गांठ बांध लीजिएगा, यदि आप डेडिकेट होकर के, यदि आप विश्वास के साथ में स्टेम क्लासेस का हिस्सा बन जाएंगे, धीरे धीरे आपको विश्वास आएगा और वो कंटेंट देखने को मिलेगा जो वास्तव में आप जानेंगे, पहचानेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बस आपको काम ये करना है कि डेली 15 से 20 मिनट की जो क्लास आती है उसको ज्वाइन करना है। एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी सारी जानकारी आपको सुनने को मिलती है वो सारी की सारी अपने नोट्स में लिख डालिएगा, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। साथियों इसी कड़ी में एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अम्ल और धातु कार्बोनेट। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। अम्ल और धातु कार्बोनेट की यदि अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकल के आती है। मैं आपको इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एक धातु कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है साथियों। यदि इसके ऊपर मैं किसी अम्ल की क्रिया करवाऊं तो देखो मैंने एक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसको कैसे पकड़ते हैं, देखो एक ये जो सोडियम होता है ये हमेशा क्लोरीन के साथ में रहने की कोशिश करता है, तो इसकी एक ट्रिक है, सोडियम है जहां क्लोरीन है वहां। अब देखो इन दोनों ने आपस में काम कर लिया, अब कौन बच गया, एक तो बच गया अपने पास में CO3 और एक अपने पास में क्या बच गया, H। साथियों यहां पर एक तो बन जाएगा H2O और एक बन जाएगा अपने पास में CO2। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो एक तो बनाता है लवण और एक बनाता है जल और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। अब इसमें से देखो ऑप्शन में कौन कौन है, तो देखिएगा साथियों बी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। तो अब इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा ताकि हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझो और उसको लंबे समय तक आप याद रख सको। अब बात कर लेते हैं अगले गजब के क्वेश्चन की। साथियों देखो क्या प्यारा क्वेश्चन आया है, हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद में इसको कभी नहीं भूलोगे। किसी विलियन की पीएच का मान 3 है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीएच 5 वाले विलियन की तुलना में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो याद रखिएगा सिंपल सा पॉइंट है, 100 गुना हो जाती है, सी ऑप्शन के साथ में आपको जानना होगा। ये कांस्टेंट है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अच्छी तरीके से रट्टा लगा लो। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे दोस्तों क्या कहना चाहता है, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। देखो 7 से ज्यादा होता है, 5.6 से कम होता है, 7 के बराबर होता है या फिर 14 होता है। पीएच स्केल का मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक की यूनिट होती है। 7 पर उदासीन होता है, 0 और 7 के बीच में कैसा होता है, अम्लीय होता है यानी एसिड होता है, और 7 और 14 के बीच में कैसा हो जाता है, क्षारीय या बेस हो जाता है। तो साथियों अम्लीय वर्षा की पीएच का मान होता है 5.6 से कम। आपको जाना होगा सेकंड ऑप्शन के पास में, बी ऑप्शन के पास में। तो कितनी गजब की चीजें हैं, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही हैं। देखो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है, मैं कहता हूं कि लगाइएगा 2026 और इसको स्टार लगाते हुए आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपेगा। देखो अम्लीय वर्षा के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली यहां पर बी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। तो अम्लीय वर्षा के अंदर एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, HCl गैस सूखे लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करती क्योंकि HCl अम्ल नहीं है। देखो ये बात तो नहीं हो सकती, जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा गया, HCl गैस सूखे लिटमस पत्र। देखो जब इसको अपन क्या करेंगे, HCl को पानी में डुबोएंगे तभी जाकर के ये H+ आयन देता है, किसके अनुसार, आर्नियस की संकल्पना के अनुसार। मैं आपको पढ़ा चुका हूं आर्नियस की संकल्पना, किसी यौगिक के जलीय विलयन में यदि कोई यौगिक है और उसके जलीय विलयन में H+ आयन आता है तो वो तो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, और OH- वाला क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो ये कह रहा कि वो लिटमस पत्र सूखा है, यानी पानी तो उसमें है ही नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी और डी को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले गजब के क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय विलयन देता है। क्या गजब का क्वेश्चन है,
क्षारीय, देखो क्षारीय विलयन NaCl, NH4Cl, CH3COONA और KNO3। देखो सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट और पोटेशियम नाइट्रेट, चार ऑप्शन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। देखो जब मैं बात करता हूं NaCl की, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा NaCl उदासीन विलयन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पीएच का मान कितना होता है 7। और ये जो अमोनियम क्लोराइड आप देख रहे हो, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। सर आपको कैसे पता चला? देखो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर NH4 है और Cl है, इसका मतलब इसके साथ में कौन आया होगा? HCl आया होगा। HCl आया, इसका मतलब HCl तो प्रबल अम्लीय होता है, इसलिए इसकी प्रकृति हो जाती है प्रबल अम्लीय। लेकिन यहाँ पर पूछा लवणीय, तो देखिएगा क्या बोलोगे, ये जो CH3COONA है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट को कैसे बनाते हैं? तो देखिएगा जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में दोस्तों। अब देखो, अब सीखो नई चीज। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार। और ये एसिटिक अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो क्षार प्रबल है, इसलिए यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। तो देखो यहां से क्या होगा, समझो अच्छी तरीके से, मैं कलर चेंज करके मेरे दोस्तों आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या बात बनती है, यहां से क्या होगा, OH और H मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं और पीछे बचेगा CH3COONA, जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको समझ में आएगा, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिएगा अगला बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको खाने का सोडा, मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहा है कि उसको गर्म कर दो, तो देखो जब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो एक तो निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस का जल। जी हाँ, यहां पर अपने पास में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, बी आंसर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलते अगले गजब के क्वेश्चन की ओर। वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा है दावन सोडा, इसका उपयोग किस में किया जाता है? पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, जैसे मैं पिछली क्लास में बात कर रहा था, दावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु यदि हम शामिल करते हैं तो वो अपने पास में बन जाता है दावन सोडा। अब साथियों देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि मतलब जो दावन सोडा है ये अपन किस में काम में लेते हैं? तो मैं एक बार वापस देखो इसको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। ये जो दावन सोडा है वो जल की स्थायी कठोरता हटाने में काम आता है, यानी जल को क्या बना देता है? कठोर जल को मृदु बनाने में काम में आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वापिस लिख देता हूँ Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर क्या होता है? तो देखो एक बार फिर से आ गया तो आपको मौका मिल गया सीखने का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसके अंदर आपको मिलाना है जल, तो बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 प्लस का 2H2O बन जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर, जो आप देखोगे अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताऊं, मैं कहता हूं कि एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इस ब्लीचिंग पाउडर को साथियों याद रखिएगा विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो तीन बात सीख रहे हो। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कास्टिक पोटास, अब देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा नाम आ जाए ना मेरे दोस्तों, तब तो आप पढ़ोगे NaOH, और यदि कास्टिक पोटास नाम आ जाए तब आप पढ़ोगे KOH। अब बताओ कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या है। मैं कहता हूं कि एक एक लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी। ये आप तो बस डेडिकेट होकर के लगनता के साथ में, विश्वास के साथ में जुड़िए रहेगा। 15 से 20 मिनट आप खर्च करने की कोशिश कीजिएगा, आप डेफिनेटली जानोगे कि साइंस क्या होती है। कास्टिक पोटास आ जाए तब बोलोगे KOH, और कास्टिक सोडा आ जाए तब बोलोगे NaOH। अगला प्यारा क्वेश्चन देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या गजब का क्वेश्चन आया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
देखो इसका सूत्र होता है MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथियों याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच का मान होता है 10। कैसा होता है 10। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। कैसा क्षार होता है? दुर्बल क्षार। तो देखो कितनी चीजें सीखी। क्या बोला कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया, इसकी पीएच का मान 10 हो गया और ये दुर्बल क्षार होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसको हम एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। वाह भाई, किसको काम में लेते हैं? एंटासिड के रूप में। और एंटासिड जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल, यानी अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने वाला। कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, तब बेकिंग सोडा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को काम में लिया जाता है। तो कितनी सारी चीजें हो गई, एंटासिड, पीएच का मान और इसको दुर्बल क्षार कहते हैं। अगला देखिएगा, प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? देखो उदासीन CO, CO2, SO2, Na2O। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उदासीन ऑक्साइड होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला गजब का क्वेश्चन देखिएगा, धातु ऑक्साइड सामान्यतः कौन सी प्रकृति के होते हैं? एक और प्यारा क्वेश्चन आप सीखोगे, धातु ऑक्साइड दोस्तों कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। और क्या करते हैं? अम्लों के साथ में क्रिया करेंगे, लवण प्लस का जल बनाएंगे। अब इसका उल्टा पूछा जाएगा, अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो आप याद रखोगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला गजब का क्वेश्चन देखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि NaOH, हाँ बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपको करवानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। और क्या बन जाएगा दोस्तों? NaCl बनेगा, H2O बनेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, Na है जहां Cl है वहां। तो देखो इन दोनों के मिलने से बन गया NaCl, इधर बच गया OH, इधर बच गया H, और किसका निर्माण कर रहा है? H2O को। अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों NaCl जो है ये, इसमें देखो क्या होता है, ये अपने पास में प्रबल क्षार है, सर बिल्कुल है। और ये अपने पास में क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया से जो लवण बनता है दोस्तों वो होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच का मान होता है 7। इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितना शानदार धमाका चल रहा है। सारे दोस्त एक बार लगनता के साथ में इसको शेयर करेंगे अधिक से अधिक। देखो मधुमक्खी के डंक में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप पीछे के पेपर देखिएगा और इस क्वेश्चन के ऊपर आप जानकारी देखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या लिखा गया? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, A और B दोनों, और इसके अंदर डी ऑप्शन में लिखा HCl। साथियों ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। और इसका IUPAC नाम की यदि हम बात करें, IUPAC नाम की यदि बात करें तो इसका नाम बन जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो C ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखो फॉर्मिक अम्ल का नाम ही होता है मेथेनोइक अम्ल। तो कितनी शानदार जानकारी है। देखिएगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल आए तो भी आपको फॉर्मिक अम्ल के साथ में जाना है, और यदि फॉर्मिक अम्ल के स्थान पर मेथेनोइक आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। ये साधारण नाम है और ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। ले लो फटाफट से इसका भी एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। अब मेरे रसगुल्लो इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखेगा, चिंटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का, सिरके का, HCl का, H2SO4 का। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखो इसमें हम किसको काम में लेते हैं? बेकिंग सोडे को काम में लेते हैं, यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले गजब के क्वेश्चन की ओर। देखो CO2 जल में घुलकर क्या बनाता है? अब आप लिखो एक साइड में CO2 और एक तरफ लिखो जल, यानी क्या लिखोगे? H2O। तो मेरे दोस्तों इनमें से कौन सा मैच करता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, यहाँ पर अपने पास में क्या बनेगा? H2CO3 बन जाएगा, जिसको कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस छोटे से प्यारे से सेशन के अंदर हमने CET 10+2 के लिए साइंस का जो अपना कारवा चल रहा है, 1000 प्लस MCQs की जो सीरीज चल रही है